हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। हम लोगों ने सेकंड यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट थर्ड, जिसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम और किस तरीके से इसको हम लोग याद कर सकते हैं, आज के इस लेक्चर में आज आप लोग पूरी अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर हमारा पाचन तंत्र किस तरीके से काम करता है, आखिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है और कौन कौन से ऑर्गन मिलकर ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं हमारी यूनिट थर्ड, जिसमें हम लोग पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारी एक प्यारी सी डेफिनेशन आपके सामने होगी, जिसमें हम लोग डेफिनेशंस के थ्रू समझेंगे कि आखिर हमारा ये जो पाचन तंत्र है, आखिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आखिर है क्या। देखिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन का यानी कि बहुत सारे ऑर्गन का ग्रुप होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू ब्रेक डाउन फूड, एब्सॉर्ब न्यूट्रिशंस एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी कि इस डेफिनेशन में हमें बताया है कि जो हमारा ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिलकर हमारे अलग अलग बॉडी के काम को करता है। जैसे कि हमारे बॉडी में खाने से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करना, हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना और हमारे खाने को ब्रेक डाउन करना, ये सारे कुछ काम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन मिलकर हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है, तो चलिए इसके बारे में आखिर जान लेते हैं। डेफिनेशन आई होप आप लोगों को बहुत ही ईजी लगी होगी और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे ऑर्गन यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खाने को तोड़कर उसमें से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है। तो ये कुछ काम होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और कौन कौन से ऑर्गन मिलकर हमारे पूरे पाचन तंत्र को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनल की। यानी कि एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, ये एक हमारी मस्कुलर ट्यूब होती है, करीब 8 से 9 मीटर लंबी, यानी कि 8 से 9 मीटर लंबी हमारी एक ट्यूब होती है जिसका नाम एलिमेंट्री कैनल होता है। इसका काम क्या है, एलिमेंट्री कैनल यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंडिंग एट द एनस। पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एक मस्कुलर ट्यूब देखने को मिलेगी, जिसको देखकर आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर ये मुंह से लेकर आपके लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग एनस के नाम से जानते हैं, तो ये पूरी एक लंबी ट्यूब होती है और इस ट्यूब की पूरी लंबाई 8 से 9 मीटर तक होती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनल आप लोगों को समझ में आया, यानी कि माउथ से जो हमारी ट्यूब बनी है और हमारे लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको एनस बोलते हैं, वहां तक यानी कि माउथ से एनस तक हमारी एक मस्कुलर ट्यूब होती है और ये मस्कुलर ट्यूब का नाम है एलिमेंट्री कैनल। और ये एलिमेंट्री कैनल काम क्या करती है, ये हमारी एक आहार नली है, यानी कि हमारे स्टार्टिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग माउथ कहते हैं, वहाँ पे हम लोग खाने को खाते हैं इस ट्यूब के थ्रू और इसी ट्यूब के थ्रू पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो खाना है, हमारा जो फूड है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि माउथ के थ्रू हमारे ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से हमारा डायरेक्ट स्टोमक में आएगा, स्टोमक में हमारा फूड ब्रेक डाउन होगा थ्रू HCl, यानी कि जो हमारा एसिड होता है, एसिड के थ्रू हमारा फूड ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होने के बाद जो हमारे इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना जाएगा और यहाँ पे हमारे न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब किए जाएंगे। यानी कि आप लोग जो भी खाना खाते हो, जो भी हरी सब्जियां खाते हो, उसमें बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे हमारे पोषक तत्व रहते हैं। वो पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे खाने में से न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर जो भी उसमें से वेस्ट बनता है, यानी कि न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब होने के बाद जितना भी वेस्ट बनेगा वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर वो थ्रू द एनस, यानी कि जो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो पूरा प्रोसेस आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का जान चुके हो। यानी कि एक एलिमेंट्री कैनल होती है, 8 से 9 मीटर लंबी होती है, एक मस्कुलर ट्यूब है और ये मस्कुलर ट्यूब ही हमारी एक आहार नली कहलाती है। आहार नाली यानी कि जिससे हम लोग खाना खाते हैं और हमारे लास्ट जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, फूड को, वेस्ट फूड को बाहर निकालना, बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालना थ्रू द बाइल। ठीक है, और एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो पूरा प्रोसेस आप लोग जान चुके हो। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है ये भी आप लोग जान चुके हो, तो वेरी गुड।
चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारा माउथ यानी कि जिसको ओरल कैविटी कहते हैं उसमें हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो आपका मुंह है, जो आपका माउथ है, जहां पे एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट हो रही है, जिसको आप लोग एसोफेगस कह रहे हो, एक आहार नली आप लोग जानते हो, तो उसके अंदर यानी कि माउथ के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपका फूड एंटर करता है आपके माउथ में, तो आप लोग देख ही रहे हो, तो ये आपका माउथ है। इस माउथ में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं आपके माउथ में। तो वो पार्ट्स के क्या क्या नाम है, सबसे पहले आप लोग बात करेंगे लिप्स की। बिल्कुल आपके माउथ से जुड़ा हुआ होता है आपके लिप्स, जो कि आप लोगों के टीथ के फ्रंट में रहता है, सभी लोग जानते हो, वेरी गुड। उसके बाद आपका ओरल कैविटी, ये जो ओरल कैविटी है इसको ओरल कैविटी कहते हैं, यानी कि माउथ वाला एरिया। इसके बाद आपका आता है टीथ। ठीक है, टीथ यानी कि जो भी आपके लिप्स है, लिप्स के बिहाइंड द लिप्स आपकी टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद आता है हार्ड प्लेट। हार्ड प्लेट क्या होता है दोस्तों, हार्ड प्लेट आपके सामने है, ये वाला जो टीथ के ऊपर रहता है, ये वाला। ठीक है, ये क्या करता है, ये पूरे टीथ को सपोर्ट देता है, जिसको हार्ड प्लेट कहते हैं। हार्ड प्लेट के जस्ट पीछे ही जहाँ आप लोग देखोगे एक सॉफ्ट प्लेट होती है। सॉफ्ट प्लेट यानी कि ये वाला हिस्सा ऊपर आप लोग यहाँ पे टच कर भी देख सकते हो, यानी कि जब आप टीथ के जो पीछे वाली जो प्लेट है, यानी कि पीछे वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे जब आप लोग टच करोगे और उसके थोड़ा सा और पीछे जब आप लोग यहाँ पे फील करोगे, तो ये वाला जो हिस्सा होता है वो हार्ड होता है, जिसकी वजह से इसको हार्ड प्लेट कहा गया। और ये वाला हिस्सा पूरा सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसको सॉफ्ट प्लेट कहा गया। ये जो वाला हार्ड वाला हिस्सा है, ये आपके जो टीथ है, टीथ को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये आपकी माउथ की पूरी एक कैविटी है, और आप लोग देख सकते हो कि आपके माउथ में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। आपके लिप्स प्रेजेंट होते हैं, आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं, आपकी हार्ड प्लेट सॉफ्ट प्लेट प्रेजेंट होती है। फिर आती है यूवुला, जिसको हम लोग ये वाला पार्ट बोलते हैं, जिसको आप लोग घंटे के नाम से भी जानते हो, देसी भाषा में उसको घंटे भी बोल देते हैं। मुंह खोल के देखोगे तो आपका एक घंटी यानी कि जिसको हम लोग यूवुला भी कहते हैं। ठीक है, टॉन्सिल होता है, फिर आपकी टंग होती है। तो कैविटी, आपकी ओरल कैविटी के अंदर ये सारे कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप लोगों को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले आपके माउथ से ही होती है, क्योंकि जो आपका फूड है, जो कि आपका खाना है, वो माउथ के थ्रू ही आप लोग बॉडी के अंदर एंटर कराते हो, और बॉडी के अंदर आप लोगों का खाना जाता है आपके माउथ के थ्रू ही। ठीक है, तो आई होप्स आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से माउथ कैविटी के बारे में पता लग गया होगा कि माउथ कैविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। आपके टीथ होते हैं, आपके लिप्स होते हैं, आपके हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, और आपकी यूविला प्रेजेंट होती है, आपके टंग प्रेजेंट होती है, आपके टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल यानी कि यहाँ पे आप लोगों का टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये टॉन्सिल्स आप लोगों को मुंह जब आप लोग खोलोगे तो साइड में आप लोगों को दो इस टाइप के मस्कुलर आप लोगों को एक पार्ट दिखेगा आपके मुंह के अंदर, उसी को ही टॉन्सिल कहा जाता है। ठीक है, गुड। इसको हिंदी में गदूद के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप लोग जानते हो, गदूद आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी को ही इंग्लिश में टॉन्सिल कहा गया है। ठीक है, तो माउथ कैविटी यानी कि ओरल कैविटी क्या होती है, कौन कौन से पार्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों को पता लगा, वेरी गुड। चलिए इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट कौन सा होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी। हिंदी में इसको ग्रसनी कहते हैं, वरना इसका फिरिंग्स से नाम है। ठीक है, फिरिंग्स का आखिर करता क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर हेल्प इन स्वेलिंग, स्वेलो यानी कि निगलने के काम आता है। ये जो हमारा फिरिंग्स है, जो आपके माउथ और आपके ईसोफेगस के बीच वाला जो हिस्सा होता है, उसको फिरिंग्स कहा गया है, और ये आपके खाने को निगलने में हेल्प करता है। जो भी आप लोग खाना खा रहे हो, ये आपकी बॉडी के अंदर नीचे की तरफ जा रहा है, ये किसकी हेल्प से जा रहा है, ये आपके इस फेरिंग्स के नाम से, यानी कि जो आप लोग ग्रसनी के नाम से जानते हो, इसके थ्रू आप लोगों का जो खाना है वो ईसोफेगस में एंटर करता है, और ईसोफेगस में एंटर कर आपके स्टोमक तक खाने को पहुंचाता है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो आप लोगों को समझ में आया ये काम क्या करता है, आपके फूड और एयर को क्या कर रहा है, ये आपका डाइवर्ट कर रहा है, और खाने को आपके स्टोमक तक पहुंचाने का काम कर रहा है, यानी कि ईसोफेगस तक पहुंचाने का काम कर रहा है। फेरिंग्स के बारे में आप लोगों को पता चला, ये आपके खाने को और एयर को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, आपको नीचे की तरफ पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पे नाम है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप लोग
यहाँ पे फेरिंक्स के पार्ट्स बता दोगे और कितने टाइप्स के होते हैं और इसका काम क्या है, इजीली आप लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आप लोगों को दो चीज़ें पता चली डाइजेस्टिव सिस्टम की, सबसे पहले माउथ, उसके बाद फेरिंक्स। और फेरिंक्स का काम क्या हुआ, आपके फूड और एयर को नीचे पहुँचाना है, आपके बॉडी के अंदर एंटर कराना। समझ में आया? गुड। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो कि है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारा थर्ड पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। यानी कि फर्स्ट पार्ट, जैसे कि हम लोगों ने माउथ की बात की, माउथ के ओरल कैविटीज़ की बात की, हम लोगों ने फेरिंक्स की बात की, उसके टाइप्स की बात की। अब हमारा थर्ड नंबर का आता है जिसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। फूड पाइप यानी कि जो भी आप लोग आहार ले रहे हो, जो भी आप लोग खाना खा रहे हो, जो भी आप लोग पी रहे हो, ये सारा कुछ आपकी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम जो कर रहा है, जो एक नली है, जो एक रास्ता है, जो एक रूट है, वो है हमारा ईसोफेगस। क्लियर है इतनी बात? ईसोफेगस काम क्या करता है? ईसोफेगस आपके खाने को आपके स्टमक तक, आपके बॉडी के अंदर ले जाने के लिए एक रास्ता है। समझ में आ रहा है? गुड। ये जो आप लोग पाइप जैसी एक संरचना देख रहे हो, जो कि आपके डायरेक्ट माउथ से अटैच है, जो कि आपके एक माउथ से अटैच है और ये स्टोमक में जा रही है, तो ये जो पूरा पाइप यानी कि आहार नली है, ये जो रास्ता है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? ईसोफेगस कह रहे हैं, जिसको हम लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं। यानी कि जितना भी आहार ले रहे हो, जितना भी खाना खा रहे हो, इसी ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टोमक में जाता है। और जितना भी आप लोग खाना खा रहे हो, ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टोमक में जाकर आपका स्टोमक के अंदर प्रेजेंट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, ये एक एसिड होता है जो कि आपके फूड को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका खाना पहुंच जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? कुछ एंजाइम्स की हेल्प से आपके फूड में जितने भी न्यूट्रिशंस, जितने भी आपके मिनरल्स, जितने भी आपके वाइटामिन्स प्रेजेंट है, उनको एब्जॉर्ब करती है और आपके बॉडी को ग्रो करने और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई? वेरी गुड। डाइजेस्टिव सिस्टम को पार्ट वाइज समझेंगे और बहुत इजी तरीके से समझेंगे, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप लोगों को लाइफ में कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोगों को हम लोग बताएंगे कि आखिर जो आपकी ईसोफेगस है, ईसोफेगस यानी कि एक आहार नली है, इस नली की कितनी लंबाई होती है, कितनी इसकी हाइट होती है। तो देखिए, अगर आप लोग इसको नापोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा ईसोफेगस है, जो उसका ईसोफेगस का मेजरमेंट है, उस करीबन 25 सेंटीमीटर्स होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर्स के आसपास हमारी ईसोफेगस की लंबाई होती है। ओके, और ये आपके फूड को स्टोमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसको स्टोमक कहते हैं। ठीक है, यानी कि माउथ से हमारे फेरिंग्स में खाना गया, फेरिंग्स हमारा ईसोफेगस में खाने को भेजा और इकोफेगस हमारा स्टोमक तक खाने को लेकर आया। जो भी आप लोगों ने खाया, जो भी आप लोगों ने पिया, क्लियर है? स्टोमक तक आपका खाना आने के बाद आपका खाना क्या हुआ? फूड जो भी खाया आप लोगों ने, स्टोमक जो कि इस टाइप की संरचना होती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जो कि आपके पेट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्टोमक के अंदर जैसे ही आपका फूड आता है, इस स्टोमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है HCl नाम से। वो HCl आपके फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। क्लियर है इतनी बात? गुड। ये J शेप का होता है। J शेप आप लोगों ने अल्फाबेट्स पढ़े होंगे। J कुछ इस टाइप से बनता है ना? तो आपका स्टोमक भी कुछ इसी टाइप का होता है, कुछ इसी टाइप का होता है, J शेप का होता है। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। अब जब आप लोग देखोगे तो आपका स्टोमक कुछ इसी टाइप का दिखेगा और इसके अंदर आपका कुछ लिक्विड जैसा यानी कि पानी जैसा आप लोगों को लिक्विड दिखेगा और यही लिक्विड का नाम होता है आपका HCl और यही HCl आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है इतनी बात? बहुत सुंदर। अब इसके जब आप स्ट्रक्चर की बात करोगे, इसके पार्ट्स की बात करोगे, तो स्ट्रक्चर के बाहर मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है जिसमें सारे नाम लिखे हुए हैं। इसको इजीली आप लोग प्रैक्टिस कर करके याद कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जब आप देखोगे सबसे ऊपर वाली जो यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हो, ये जो लेयर है आपकी स्टोमक की, वो क्या है? ये सिरोसा। क्या है? सिरोसा। गुड। अब
जब आप इसकी लेयर को ओपन करते जाओगे तो एक एक मसल्स लेयर दिखेगी, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं सेकंड लेयर को, थर्ड लेयर को यहाँ पे ऑब्लिक मस्कुलर लेयर बोलते हैं। फिर आपकी जो फोर्थ लेयर आती है उसको म्यूकोसा बोलते हैं, जो आपकी फिफ्थ लेयर आती है उसको सब म्यूकोसा बोलते हैं, और जो इसके अंदर आप लोग देखोगे ये स्टोमक के अंदर वाले हिस्से को यहाँ पे क्या बोलते हैं, रगे बोलते हैं। क्लियर है। और जब आपका जो ये स्टोमक का यानी कि जो आपका स्टोमक है, स्टोमक का लास्ट वाला जो ये हिस्सा आप लोग देख रहे हो उसको डुओडेनम बोलते हैं। डुओडेनम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होती है, यानी कि जब यहाँ से सारा खाना ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर ये डुओडेनम यानी कि जो आपके स्टोमक की लास्ट वाला जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि यहाँ पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो टूटा हुआ खाना है, जो ब्रेक डाउन हुआ खाना है, वो पहुंच जाएगा, और धीरे धीरे वहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होने के बाद जितना भी लास्ट में वेस्ट बचेगा वो वेस्ट आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगी, और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद आपके एनएस के थ्रू वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया है। जेब शेप का ये आकार होता है, यानी कि जे अल्फाबेट जैसा इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये HCl, पेप्सिन और म्यूकस 3 केमिकल्स को रिलीज कर रहा है। HCl को रिलीज कर रहा है, पेप्सिन को रिलीज कर रहा है, और ये म्यूकस को रिलीज कर रहा है। ठीक है, और ये आपके प्रोटीन डाइजेशंस में भी हेल्प कर रहा है, यानी कि प्रोटीन डाइजेशंस कर रहा है, और आपके बैक्टीरिया को भी किल कर रहा है। अगर खाने के साथ थोड़ा बहुत बैक्टीरिया, थोड़ा बहुत फंगस आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है और वो स्टोमक में पहुंच जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपके बैक्टीरिया पेट में गया तो वो किल हो जाएगा। ये HCl की हेल्प से। स्टोमक का काम है, आपके स्टोमक का काम है HCl, पेप्सिन्स और म्यूकोसा को रिलीज करना, और HCl की हेल्प से आपके बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज है जो स्टोमक में पहुंच गए हैं वो किल हो जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। स्टोमक आप लोगों को बहुत इजी तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आया। कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लग रहा है, कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, उसका सोल्यूशन और उसका जवाब हम जरूर देंगे। चलिए, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, स्टोमक का काम कंप्लीट होने के बाद फिर ये खाने को आगे भेज देता है। आगे हमारा कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है? ये होता है हमारा एक ऑर्गन जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डुओडेनम से अटैच होता है। डुओडेनम ये वाला हिस्सा, डुओडेनम आप लोग देख पा रहे हो, डुओडेनम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही डुओडेनम से हमारा टूटा हुआ खाना, ब्रेक डाउन हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर्स में आता है, यहाँ पे हमारा काम होता है खाने को एब्जॉर्ब करना। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है खाने को एब्जॉर्ब करना। जैसे ये खाने को एब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर प्रेजेंट विटामिन, उसके अंदर प्रेजेंट मिनरल्स, उसके अंदर प्रेजेंट बहुत सारे अलग अलग पोषक तत्व बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है इतनी बात? वेरी गुड। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। ये आप लोग देखिए डुओडेनम यानी कि ग्रहणी, ये बाइल्स पैनक्रेटिक जूस को एब्जॉर्ब करता है। मेन डाइजेशन अकर हेयर, यानी कि मेन डाइजेशन यहीं पे होता है। होने के बाद आपका जेजुनम नाम का यानी कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, जेजुनम क्या कर रहा है यहाँ पे, जब आपके लेयर्स के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर आपका मेन एब्जॉर्प्शंस हो रहा है न्यूट्रिशंस का। और लास्ट में आता है इलियम। इलियम क्या कर रहा है? आपके विटामिन B12 बाइल साल्ट को एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका लास्ट काम होता है, इलियम पे लास्ट काम होता है विटामिन B12 और आपका बाइल साल्ट यहाँ पे हमारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और लास्ट में जितना भी आपका फालतू का वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, इतना काम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। इसके बाद हम लोग बात कर ले रहे हैं हमारा नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? बड़ी आंत जिसको बोलते हैं। इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे, बड़ी आंत के अंदर सिर्फ एक ही काम होता है, आपके वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, बताना पड़ेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के नाम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा सीनम का। सीनम यानी कि जो हमारा ये हिस्सा होता है, स्टार्टिंग वाला हिस्सा होता है, जहाँ पे हमारा एक अपेंडिक्स नाम की एक छोटी सी लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अपेंडिक्स यानी कि आप लोग इसको पूंछ के नाम से भी जान सकते हो। यहाँ पे
एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। जब इसके अंदर खाना भर जाता है ये पूरी तरीके से फूल जाती है और जब ये फट जाती है तो इंसान को बहुत तेज दर्द होता है और इसका लास्ट ट्रीटमेंट है ऑपरेशन। इस अपेंडिक्स का आप लोगों ने सुना ही होगा बहुत बार कि अपेंडिक्स का पेन हो रहा है, अपेंडिक्स का दर्द उठा है, अपेंडिक्स इसको हो चुका है। तो इसका मतलब यही है कि लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पर जो एक फालतू की बोल सकते हैं एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लेयर या पूंछ जैसी संरचना है, उसके अंदर हमारा वेस्ट खाना भर चुका है और वेस्ट खाना भरने की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है और उसका पक गया है और ये अब वो फट चुकी है, ये लेयर फट चुकी है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत तेज दर्द और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। अब उसका लास्ट ट्रीटमेंट यही है कि इस लेयर को हटा दिया जाए, इस लेयर को निकाल दिया जाए ताकि पेशेंट यहाँ पे रिलीफ फील कर पाए। ठीक है, तो सी कम आप लोगों को समझ में आया, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला हिस्सा, स्टार्टिंग वाला हिस्सा। फिर आता है कोलन का। कोलन यानी कि सीकम से जस्ट ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है रेक्टम। रेक्टम यानी कि आपका लास्ट जहाँ से आपके बाइल्स, स्टूल या खाने का जो भी वेस्ट है आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, जिसको हम लोग यहाँ पे एनल बोलते हैं। एनल के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे मलाशय बोलते हैं, जहाँ पे सारा वेस्ट यहाँ पे एकत्रित होता है और फिर मलद्वार यानी कि एनल के थ्रू, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो पूरा लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे स्ट्रक्चर पे नाम अलग अलग मैंने डिस्क्राइब किए हुए, अलग अलग तरीके से लिखे हुए। आप लोग इजीली तरीके से इसको पढ़कर इसको याद कर सकते हो। अगर आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर बनानी है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप लोगों को जब भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एग्जाम अटेंड करना है तो स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए आप लोग हर एक पार्ट की, हर एक हिस्से की स्ट्रक्चर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आ सके, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, आप लोगों को समझ में आया। फिर आता है एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन का, यानी कि कौन कौन से वो ऑर्गन है, कौन कौन से वो पार्ट है जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, कौन कौन से वो ऑर्गन है जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, आपके खाने को पचाने में मदद कर रहे हैं और आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसकी बात करते हैं। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो कि आपके माउथ कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है और ये सलाइवा को रिलीज करती है। किस चीज को रिलीज कर रही है? ये आपके सलाइवा को सिक्रेट कर रही है और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है ना, गुड। यानी कि ये आपके पैराटॉइड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये 3 टाइप की ग्लैंड्स होती है जिसका काम होता है सलाइवा। जब आप लोग अपने माउथ के अंदर एक लिक्विड जैसा एक पदार्थ, एक चीज को महसूस कर रहे हो, उसका नाम है सलाइवा। आप लोग देखोगे थोड़ी देर में आपका मुंह में स्पिट, जिसको थूक कहा जाता है, उसी का नाम है सलाइवा। ये आपकी सलाइवा ग्लैंड यानी कि सबलिंगुअल, आपका सबमैंडिबुलर और पैराटॉइड, जिसको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, ग्रंथि है, ये सिक्रेट होता रहता है आपके माउथ में। आपका जो स्पिट आप लोग देख रहे हो, थूक जैसा एक पदार्थ देख रहे हो, आप लोग लिक्विड जैसा एक पदार्थ देख रहे हो, ये रिलीज होता रहता है। ठीक है, और ये सलाइवा आपकी माउथ में लुब्रिकेशन का काम करता है, थोड़ा सा आपको हाइड्रेट रखने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इतनी बात, वेरी गुड। और ये सलाइवा ग्लैंड आप लोग देख पा रहे हो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपका माउथ यहाँ पे है। ठीक है, ये माउथ पूरा आपका स्कल है, स्कल के अंदर आपका माउथ कैविटी के यहाँ पे कुछ नोज और माउथ के साथ अटैच एक ग्लैंड देख पा रहे हो येलो कलर की, जिसको हम लोग सलाइवा ग्लैंड कहते हैं। और ये सलाइवा ग्लैंड का काम होता है आपके माउथ में सलाइवा को सिक्रेट करना, रिलीज करना। और ये सलाइवा आपके माउथ में क्या कर रहा है? ये आपके लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। और सेकंड काम इसका क्या है? सेकंड काम है इसका आपके कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इतनी बात, वेरी गुड। सेकंड ऑर्गन आता है हमारा लीवर, और इस लीवर का सबसे बड़ा काम होता है कि आपके बाइल को प्रोड्यूस करना, आपके बॉडी से पॉइजन को डिटॉक्सिक करना, यानी कि पॉइजन को बाहर निकालना, ग्लाइकोजन को स्टोर करना, प्लाज्मा प्रोटीन की फॉर्म बनाना, और सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि है आपके बॉडी की लीवर, बहुत सारे एंजाइम को रिलीज करता है। और ये एंजाइम आपके खाने को पचाने में हेल्प कर रहा है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने में हेल्प कर रहा है, आपकी बॉडी से पॉइजन को या फिर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिक कर रहा है, साफ कर रहा है, आपके खून को साफ कर रहा है,
अगर लीवर आपका पूरी तरीके से सही है तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते, क्योंकि ये लीवर आपकी बॉडी से पॉइजन को या फिर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिक कर रहा है, आपकी बॉडी से पूरी तरीके से आपको क्लियर कर रहा है, साफ कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। समझ में आ रहा है? गुड। तो लीवर आपका वह ऑर्गन है जो कि आपकी बॉडी से पॉइजन को बाहर निकालता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिक कर रहा है, आपके ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है और प्लाज्मा प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, तो इतने सारे काम सिंगल ग्रंथि, सिंगल ग्लैंड आपका कर रहा है। बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है आपका लीवर। समझ में आ रहा है? गुड। इसके बाद हमारा गॉल ब्लैडर आता है। ये गॉल ब्लैडर भी आपके खाने को पचाने में हेल्प कर रहा है, डाइजेशन में काम कर रहा है। इस गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? आपके बाइल को स्टोर करना और आपके जो डाइजेशन है, फैट डाइजेशन है, उसको रिलीज करता है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने के लिए आपका गॉल ब्लैडर हेल्प कर रहा है। इसके गुड। अब इसके बाद आता है आपका पैनक्रियाज। एक ऑर्गन देखा होगा, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सब लीवर के आसपास ही प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियाज जो कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन को रिलीज करता है, तो ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि अमाइलेज, टाइपसिन, लाइपेज जैसे एंजाइम को भी सिक्रेट कर रहा है। आपका एक पैनक्रियाज है और ये पैनक्रियाज क्या काम कर रहा है बच्चों? पैनक्रियाज का काम है डाइजेस्टिव एंजाइम को, ये एंजाइम आपके खाने को पचाने में हेल्प करता है। एंजाइम आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाती है और मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ाने के लिए कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस चाहिए, हमें जरूरत होती है हमें खाने को पचाने के लिए। उन एंजाइम के नाम है जो कि हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प कर रहा है। अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये एंजाइम आपके खाने को पचाने में हेल्प करता है। इसके बाद कुछ हार्मोन्स भी रिलीज कर रहा है हमारा पैनक्रियाज, जैसे कि इंसुलिन। आखिरकार आप लोग जानते ही होंगे, जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं उनके बॉडी के अंदर टाइप 1 टाइप 2 करके डायबिटीज लेवल बढ़ जाता है कि इंसुलिन ज़्यादा और इंसुलिन कम रिलीज होने लगता है अगर पैनक्रियाज यानी कि इस पैनक्रियाज ग्रंथि में, अगर पैनक्रियाज ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, गुड। अब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन की। आखिर डाइजेस्टिव पूरा जो सिस्टम हम लोगों ने बात किया, जिसके अंदर हम लोगों ने माउथ के बारे में जाना, फ्रिंक्स के बारे में जाना, ईसोफेगस के बारे में जाना, फिर हमारा स्टोमक के बारे में जाना, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जाना, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जाना और लास्ट में हम लोगों ने एनस या फिर एनल के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने वो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेशन के लिए जितने भी ऑर्गन हेल्प करते हैं उन ऑर्गन के बारे में जाना, जैसे कि पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, फिर आता है हमारा इसोफेगस के पास हमारी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उन ग्लैंड्स के बारे में जाना। और अब हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन के बारे में। ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आखिर काम क्या कर रहा है? देखिए, इसका काम होता है इंडाइजेशन, यानी कि इंगेशन का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि माउथ से लेके एनल तक का पूरा जो हिस्सा है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और अलग अलग ऑर्गन मिलकर इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, हमारा इनगेशन यानी कि खाने को ग्रहण करना, खाना जो हम लोग खा रहे हैं उसमें हेल्प कर रहा है। सेकंड हमारा काम कहाँ पे कर रहा है? सेकंड हमारा डाइजेशन में कर रहा है, खाने को लेने में हेल्प कर रहा है। डाइजेशन यानी कि खाने को पचाने में काम कर रहा है। एब्जॉर्प्शन यानी कि सारे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में काम कर रहा है। फिर हमारा एसिमिलेशन यानी कि पोषक तत्वों का उपयोग करना, जितने भी हमारे पूरे मिनरल्स है, जितने भी हमारे वाइटामिन्स है, जितने भी हमारे न्यूट्रिशंस है, उनका यूज करने में भी ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। डिफेकेशंस का मतलब होता है मल त्याग, यानी कि हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट है, फूड वेस्ट को बाहर निकालने का भी काम कर रहा है। ठीक है, ये सारा काम हमारा कौन कर रहा है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस की बात करेंगे और हमारे नर्सिंग में किस तरीके से ये इम्प्लीकेशन है। नर्सिंग यानी कि जितने भी हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जितने भी हमारे रजिस्टर्ड नर्स है जो पेशेंट की केयर करती है, उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले हम लोग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम लोग किसी पेशेंट को दवा देते हैं तो हम लोगों को स्टोमक और इंटेस्टाइन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ये जो ड्रग हम लोग पेशेंट को दे रहे हैं इसके स्टोमक में या फिर इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगी, कोई अल्सर तो क्रिएट नहीं करेगा या किसी और दूसरी तरीके का हार्म तो इसमें नहीं सो होगा। तो ये सारी चीज़ें नर्सिंग को जानना जरूरी है, इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना जरूरी है और ड्रग के बारे में भी पढ़ना जरूरी है।
ठीक है, गुड। नर्सिंग को पता होना चाहिए एब्जॉर्प्शन टाइम, यानी कि हर ड्रग की एब्जॉर्प्शन टाइम के बारे में नर्स को पता होना चाहिए। हर तरीके के ड्रग की हाफ लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। ड्रग की हाफ लाइफ का मतलब होता है कि जो भी ड्रग हम लोग ले रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, कितने समय तक वो बॉडी के अंदर रहेगी और कितने समय बाद हमारी बॉडी से वो रिलीज हो जाएगी, एक्सक्रिएट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक नर्स को, एक नर्सिंग प्रोफेशन के बंदे को। ठीक है, न्यूट्रिशन सपोर्ट यानी कि पोषक की देखभाल, हर एक नर्स को पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूट्रिशन पेशेंट को देना है, कौन सा न्यूट्रिशन पेशेंट के लिए ठीक है। ठीक है, लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट और ट्यूब फीडिंग के बारे में हर एक नर्स को पता होना चाहिए और इनकी नॉलेज होनी चाहिए, इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ट्यूब फीडिंग का मतलब होता है जब भी कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो, जब भी पेशेंट खाने के योग्य ना हो या खाना ना खा पाए, तो उस पेशेंट को किस तरीके से ट्यूब की हेल्प से खाना प्रोवाइड किया जा सके। तो ये नॉलेज हर एक नर्स को होनी चाहिए। इसके बाद हमारा प्री पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में, यानी कि सर्जरी से पहले क्या खाए, सर्जरी के बाद क्या खाए, क्या ना खाए, ये सारी चीजें, ये सारा एजुकेशन भी पेशेंट को देना मस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो एनपीओ यानी कि नथिंग बाय माउथ, एनपीओ का मतलब होता है नथिंग बाय माउथ, खाने मुंह के थ्रू ना दिया जाए। ठीक है, ऑब्जर्व बाउल साउंड आफ्टर सर्जरी, जब भी हम लोग सर्जरी करने जाए, जब भी सर्जरी करना है तो पेशेंट की क्या चेक करनी है, पेशेंट की बाउल साउंड चेक करना है। क्या चेक करना है बच्चा, बाउल साउंड चेक करना है बिफोर सर्जरी। और कौन सी चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है, नर्सिस को ध्यान रखनी है, वो है डिसीज मॉनिटरिंग, यानी कि रोगों की पहचान। डिसीज कौन से हुई है उसके कुछ इंडिकेशंस होती है, तो उन इंडिकेशंस को भी पहचानना मस्ट इंपोर्टेंट है हर एक नर्सिंग प्रोफेशन में। किस तरीके से डिसीज को हम लोग इंडिकेटर के थ्रू जान सकते हैं, किस तरीके से डिसीज इंडिकेट करती है, बॉडी इंडिकेट करती है कि कौन सी डिसीज हुई है, ये सारी चीज आप अपने नर्सिंग प्रोफेशन है, नर्सिंग स्टडी में आप लोग कंप्लीट करोगे, सीखोगे, प्रैक्टिकल में आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से आप लोगों को हर चीज को पढ़ना है। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है तो आप लोग क्या करोगे, स्टोमक से रिलेटेड सारे डायग्नोसिस को देखोगे। अगर आपको हेपेटाइटिस है तो आप लोग कौन से ऑर्गन को चेक करोगे, आप लोग लीवर को चेक करोगे। अगर आपको डायरिया जैसी प्रॉब्लम है या किसी पेशेंट को डायरिया हुआ है तो आप लोग इंटेस्टाइन को क्या करोगे, इंटेस्टाइन से जुड़ी डायग्नोसिस को कंप्लीट करोगे। अगर आपको पैनक्रियाटिस है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक ऑर्गन है पैनक्रियाज, उससे जुड़ी सारी डायग्नोसिस को कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो ये बीमारी के नाम है, इन बीमारी के अकॉर्डिंग ही आप लोग पर्टिकुलर ऑर्गन को डायग्नोस करोगे और उस ऑर्गन को डायग्नोस करने के बाद यह पता करोगे कि आखिर पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हुई है, आखिर उस ऑर्गन में कौन सा प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से पेशेंट को ये सारी मुसीबतें या फिर इन बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पेशेंट एजुकेशन की, जो कि बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। जब भी आप लोग पेशेंट देखते हो तो पेशेंट को सेटिस्फाई करना, पेशेंट को समझाना, पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को हाई फाइबर डाइट्स, यानी कि जो पेशेंट अच्छी तरीके से जो भी खाना खाए हाई फाइबर्स उसको मिले, वो देखना, वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडिक्वेट वाटर इनटेक, यानी कि अच्छी तरीके से प्रॉपर हाइड्रेट रहे, ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जंक फूड अवॉइड करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी नॉलेज, ये सारा एजुकेशन पेशेंट को आप लोगों को देना है। ठीक है, जितने भी आप लोग नर्स हो, जितने भी आप लोग नर्सिंग प्रोफेशन में काम कर रहे हो, जितने भी आप लोग जो भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर रहे हो, पेशेंट की हेल्प कर रहे हो, ये सारा नॉलेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है ट्यूब फीडिंग ऑस्टोमिक केयर, यानी कि ऑस्टोमी केयर का मतलब होता है खाना ना खा पाए, अनकॉन्शियस हो, बेहोशी की हालत में हो, उसका जॉ पूरी तरीके से स्टक हो, खाना ना खा पा रहा हो, तो उन पेशेंट को ट्यूब फीडिंग कराते हैं जिसका नाम है ऑस्टोमी केयर। ऑस्टोमी केयर यानी कि वो केयर जब पेशेंट खाना ना खा पाए तो उसको दूसरे माध्यम से एक अल्टरनेट तरीके से खाने को उसकी बॉडी में पहुंचाया जाए। तो वो होता है हमारे कुछ एनजी ट्यूब, पीईजी फीडिंग और कोलेस्टोमी केयर। ये तीनों क्या होता है, चलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से इजी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं ताकि आप लोगों को कभी भी
इन टॉपिक को फिर से सर्च ना करना पड़े और आप लोग इजी तरीके से समझ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनजी ईयर की, जिसको हम लोग नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। नेसोगैस्ट्रिक का मतलब होता है आपके नाक के थ्रू, ये जो नोज देख रहे हो, इस नोज में आपके वेरी करता है कि किसकी नोज ट्यूब कौन कौन से नंबर्स की होगी। तो ठीक है, तो इस नोज के थ्रू एक ट्यूब को एंटर कराया जाता है और एंटर कराने के बाद आपके स्टोमक तक पहुंचाया जाता है। स्टोमक तक पहुंचाने के बाद आपके नोज ट्यूब के थ्रू खाने को स्टोमक में पहुंचाया गया है। समझ में आ रहा है? ये उन पेशेंट को दिया जाता है जिनका जो स्टक हो रहा हो, अनकॉन्शियस हो, खाना ना खा पाए अपने माउथ से। आप वो पेशेंट अपने खुद से पेशेंट खाना ना खा पा रहा हो तो एनजी ट्यूब के थ्रू खाने को पहुंचाया जाता है। इसकी डेफिनेशन बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखी है अच्छी लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप लोग यहाँ पे रट्टा मारने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। अगर आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप लोगों को कभी भी याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ टॉपिक देखते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये उससे रिलेटेड या फिर उस तरीके का क्वेश्चन है ना। एनजी ट्यूब जो कि आप लोग समझ में आ गया होगा, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। इस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू आपके पेट तक खाना पहुंचाया जाता है। उन पेशेंट को लगाया जाता है जो पेशेंट खाना ना खा पाए, जिनका जो स्टक हो या फिर अनकॉन्शियस कंडीशन में हो। ठीक है, गुड। अब बात करते हैं एनजी ट्यूब। आप लोगों को समझ में आया? एंटेरल फीडिंग होती है, यानी कि नली द्वारा भोजन को दिया जाता है, मेडिसिन को दिया जाता है, गैस्ट्रिक डिकम्पोजिशन यानी कि पेट की गैस को भी बाहर निकालने के लिए। जिनका पेट अफर जाता है, जिनका पेट भारी हो जाता है, जिनका पेट टाइट हो जाता है, जिनके पेट से गैस पास नहीं होती, तब भी एनजी ट्यूब यानी कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज कर यहाँ पर गैस्ट्रिक डिकम्पोजिशन किया जाता है, यानी कि पेट से गैस को निकाला जाता है। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। गैस्ट्रिक लेवेज यानी कि पेट की धुलाई करना, पेट को साफ करना। क्लियर है? सैंपल कलेक्शन, अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो, पेट में म्यूकस, पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, उसकी जांच करनी हो, लेबोरेटरी टेस्ट करना हो, तब भी एनजी ट्यूब की हेल्प से वहां से सैंपल कलेक्ट करने के लिए इस प्रोसीजर को किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि आखिर एनजी ट्यूब पेशेंट को कब कब और किन पेशेंट को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, एनजी ट्यूब आखिर होती क्या है। अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खाली है, सिंपली एक कमेंट करना है ताकि आप लोगों को मैं जवाब दे सकूं, ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकूं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर एनजी ट्यूब यानी कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कितने टाइप की होती है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 3 टाइप की होती है, और ये तीनों टाइप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, आखिर आप लोगों को पता तो चल गया कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हमारे नोज फिटिंग कराए जाने के लिए यूज होती है। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ये अलग अलग पेशेंट की कंडीशन के बेस पर हम यहाँ पे यूज करते हैं। एक रायल ट्यूब होता है, लेविन ट्यूब होता है और सैलेम सम ट्यूब होता है। तो ये ट्यूब हमारे अलग अलग पेशेंट की कंडीशन के बेस पर ये अलग अलग टाइप के ट्यूब यूज होती है। अब इसके बाद हम लोग प्रोसीजर की बात करें कि प्रोसीजर यानी कि किस किस स्टेप से, किस किस तरीके से हमारी नेजल गैस्ट्रिक ट्यूब हमारे पेशेंट के नोज के थ्रू स्टोमक तक पहुंचाई जाती है, ताकि पेशेंट को ईजिली फिटिंग या फीडिंग कराया जा सके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग पेशेंट की मेजरमेंट करते हैं, यानी कि नोज से लेकर आपके स्टोमक तक कितनी लंबी या कितनी बड़ी ट्यूब देनी है, उस ट्यूब को मेजर करते हैं हमारे नोज, ईयर और साइक्लॉइड को मेजर कर। उसके बाद हम लोग ट्यूब को लुब्रिकेट करते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक लुब्रिकेशन लगाते हैं ताकि पेशेंट को किसी भी तरीके की इरिटेशन, पेशेंट को किसी भी तरीके का पेन महसूस ना हो। उसके बाद हम लोग नोज के थ्रू यानी कि नोस्ट्रिल इसको बोलते हैं, जो नोज के दोनों द्वार आप लोग देख पा रहे हो, इस द्वार के थ्रू ट्यूब को इंसर्ट कराया जाता है। और जब भी नोज को इंसर्ट कराते हैं तो पेशेंट का जो ये हेड है, इस हेड का जो एंगल होगा वो 30 to 45 डिग्री तक किया जाता है, ताकि इजिली आपके नोज गेट के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू होते हुए आपके स्टोमक तक ट्यूब को पहुंचाया जा सके। ठीक है, वेरी गुड। अब पेशेंट को स्वेलो करने यानी कि इस तरीके से सांस लेने के लिए बोला जाता है, और फिर प्लेसमेंट की कंफर्मेशन लेने के बाद वहाँ पे फिक्सर के थ्रू, यानी कि एक फिक्सर, एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू यहाँ पर उस ट्यूब को फिक्स कर देते हैं नाक में। ठीक है,
इसके बाद आप लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आप लोगों को प्रोसीजर तो समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जितने भी नर्सिंग प्रोफेशन में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी नर्सिस है, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन पेशेंट के लिए। देखिए, जितनी भी हमारी नर्स है, उन नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बार बार टाइम टू टाइम पेशेंट की ट्यूब को चेक करे, और बिफोर फीडिंग एंड आफ्टर फीडिंग भी ट्यूब की प्लेसमेंट को चेक करना है, कहीं ट्यूब हिल तो नहीं गई अपनी जगह से, कहीं ट्यूब सही जगह पर है या नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये सारी चीज़ों को देखते रहना है। ये पहला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी खाना पेशेंट को उस नोज के थ्रू या नोजल ट्यूब के थ्रू दिया जाए, तो पेशेंट का जो हेड है वो 30 to 45 डिग्री पे होना चाहिए। इतना एंगल बनाकर तभी फीडिंग कराए, वरना पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो जो खाना है वो कहीं और भी जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को खाना खाने और खिलाने, यानी कि खाना खिलाने और खिलाने के बाद ट्यूब को फ्लश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जब भी पेशेंट को फीडिंग कराए और जब भी फीडिंग करा चुके हो, तो ट्यूब को फ्लश करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो नोजल के अंदर लगी हुई है। फ्लश यानी कि साफ करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर उस फ्लश को साफ ना किया गया हो तो वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा हो सकता है, ट्यूब ब्लॉक होने का खतरा हो सकता है। तो इस खतरे से बचने के लिए आप सभी को, जितने भी नर्सिंग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, फिर एनजी ट्यूब जिन पेशेंट को दे रहे हैं, उसमें फीडिंग करा रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को पेशेंट में ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट को किसी भी टाइप का नोजिया यानी कि चक्कर वगैरह या फिर वॉमिटिंग टाइप का तो नहीं आ रहा है। आप लोगों को मेंटेन करके रखना है नोज एंड माउथ हाइजीन। पेशेंट की नोज एंड माउथ हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हाइजीनिटी पे आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा खराब हो सकती है, पेशेंट इन्फेक्टेड हो सकता है, बीमार और ज़्यादा हो सकता है। यानी कि आप लोगों को ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यू शुड मेंटेन हाइजीन ऑफ नोज एंड माउथ। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। अब बात करते हैं कि आखिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। देखिए, सबसे पहले कठिनाइयाँ आती है हमारी एस्पायरेशन की। एस्पायरेशन का मतलब होता है खाना फेफड़े में चले जाना। अगर ट्यूब गलत रास्ते पे गई, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारी ईसोफेगस में एक ईसोफेगस जो कि स्टोमक तक जा रही है, और जो हमारे पूरा ट्रैकिया है ये हमारे लंग्स में जा रहा है। यहाँ पे 2 रूट होते हैं। ये 2 रूट जिसको सर्विक्स कहा जाता है, ये सर्विक्स हमारे 2 रूट जाते हैं, एक ईसोफेगस में और एक हमारा कुछ इस टाइप से हमारा सर्विक्स होता है। एक ये हमारे माउथ से आ रहा है खाना, अगर ये वाला हमारा इस तरह ये जा रहा है हमारे लंग्स में, और एक ट्यूब हमारी ईसोफेगस जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो ईसोफेगस जा रहा है हमारा स्टोमक में। क्लियर है इतनी बात? गुड। अगर खाना एस्पायरेशन हुआ, किसी भी एंगल अगर इसमें डिसबैलेंस हुआ, या फिर हमारी ट्यूब प्लेसमेंट हुई अच्छी जगह से प्लेसमेंट, यानी कि ईसोफेगस में ट्यूब नहीं सेटल्ड हुई, नहीं मेंटेन हुई, तो वो खाना जो है वो हमारे फेफड़े में भी जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। तो ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हर चीज़ को मेंटेन करना और अच्छी तरीके से इंसर्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारा नेज़ल इरिटेशंस बहुत ज़्यादा होता है हर पेशेंट को। जब भी नेज़ल्स के थ्रू ट्यूब को एंटर कराया जाता है, इंसर्ट कराया जाता है, तो पेशेंट को इरिटेशंस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, नाक में घाव जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ट्यूब ब्लॉक, जब भी नर्सिस की गलती है, नर्स खाना खिलाती है, खाना खिलाने के बाद फ्लश नहीं करती, ट्यूब को साफ नहीं करती, जिसके कारण से हमारी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, और फिर जब दोबारा खाना या दोबारा फीडिंग कराने पेशेंट के लिए जाते हैं तो वो खाना पेट तक नहीं पहुंच पाता, तो हमारी ट्यूब पूरी तरीके से वहाँ पे खराब हो जाती है। तो फ्लश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वहाँ पे ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम ना आए। इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि वो ट्यूब होती है, पीवीसी ट्यूब होती है, जो हमारे नेजल्स के थ्रू एक सॉफ्ट टिश्यूज से होते हुए हमारे पेट यानी कि स्टोमक तक जाती है। वहाँ पे घाव, वहाँ पे म्यूकोसा लेयर्स में इन्फेक्शन होना, ये बहुत आम बात है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो है पीईजी फीडिंग। पीईजी फीडिंग क्या होता है? परटनेशियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये भी हमारा एक टाइप का
एक टाइप का प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर से हम लोग पेट के अंदर डायरेक्ट स्टोमक के अंदर खाने को फीडिंग को पहुंचाते हैं। क्या है इसका नाम हमारा? परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी, पीईजी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो पीईजी एक तरह के का फीडिंग ट्यूब है जो कि डायरेक्टली स्टोमक में, यानी कि यहाँ पे आपका स्टोमक है, स्टोमक में आप लोगों का एक होल किया जाता है, इस होल के थ्रू ही आपका खाना पहुंचाया जाता है। जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी वगैरह होती है, आपके माउथ से, इसोफेगस से, लंग्स की जब भी सर्जरी होती है, वो पेशेंट माउथ के थ्रू फीडिंग एक्सेप्ट नहीं कर पाता या किसी भी टाइप से कोई भी प्रॉब्लम की वजह से खाना नहीं खा पाता, उस टाइम पे डायरेक्ट स्टोमक में खाने को इंसर्ट कराया जाता है थ्रू द पीईजी ट्यूब। ठीक है, प्रोसीजर आप लोग देख पा रहे हो, एक सिरिंज के थ्रू ट्यूब के अंदर खाना भेजा जा रहा है और ये ट्यूब डायरेक्ट आपके स्टोमक में जोड़ा गया है, अटैच है ना। तो ये सिंपली सी प्रोसेसर आप लोगों को समझ में आ रहा है। इंडिकेशंस यानी कि कब लगाया जाता है, कब जरूरत पड़ती है इस चीज की, जब पेशेंट को स्ट्रोक आया हो, एकदम अचानक से वो अनकॉन्शियस हो गया हो, उसको दौरा पड़ गया हो, वो खाने के का अभी उस स्थिति में नहीं है, पेशेंट का स्टेटस वो नहीं है कि वो खाना खा पाए, तो उस टाइम पे उस कंडीशन में हमारा पीईजी दिया जाता है। डायरेक्ट पेट में खाना पहुंचाने का ये प्रोसीजर है, इसको अपनाया जाता है, किया जाता है। उसके बाद हमारा जो भी पेशेंट कोमा में हो, यानी कि पेशेंट आफ्टर सर्जरी कोमा में चले जाते हैं, आप लोगों ने मूवी में सीरियल्स में देखा ही होगा कि पेशेंट कोमा में है, पेशेंट को होश है लेकिन वो अभी अनकॉन्शियस स्टेटस में है, कंडीशन में है ना, वो जाग नहीं पा रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, सिंपली वो लेटा हुआ है। आखिर उन पेशेंट को भी दिया जाता है पीईजी ट्रीटमेंट, आखिर उन पेशेंट को भी दिया जाता है जिनको गले का कैंसर या गले का इन्फेक्शन हुआ हो, जो खाना गले के थ्रू या माउथ कैविटी के थ्रू नहीं एक्सेप्ट कर सकता, इंजर्ट नहीं करा सकते, उन पेशेंट को हमारा पीईजी ट्यूब के थ्रू खाना पहुंचाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट स्टोमक में सर्जरी, छोटी सी सर्जरी करके ट्यूब को फिक्स किया जाता है और इस ट्यूब के थ्रू खाने को पहुंचाया जाता है। ज़्यादातर लिक्विड खाना यहाँ पे पेशेंट को दिया जाता है, कोई तो ऐसे पेशेंट को दिया जाता है। फिर आता है हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिस पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उन पेशेंट को भी पीईजी फीडिंग कराई जाती है। लॉन्ग टर्म अनकॉन्शियस पेशेंट है, लंबे समय से वो बेहोशी की हालत में है, जैसे कि मैंने कोमा बताया, कोमा में चले जाना, एक लंबे समय से अनकॉन्शियस कंडीशन में है, उन पेशेंट को भी पीईजी फीडिंग दी जाती है। चलिए, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता चल गई है। अब इसके बाद एडवांटेज की बात करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन, सेफ फीडिंग, लेस डिस्कम्फर्ट देन एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब में जितना डिस्कम्फर्ट पेशेंट को होता है, इरिटेशंस होता है, बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उन चांसेस को कम करता है हमारा पीईजी फीडिंग, क्योंकि डायरेक्ट आपके पेट में अटैच होती है, तो ज़्यादा दूसरे अदर जितने भी इसोफेगस है, फिरिंग्स है, नोजल ट्यूब है या नोजल है आपका, तो इनमें इन्फेक्शन होने के चांस कम होते हैं। तो ठीक है, नो नेजल इरिटेशंस, किसी भी टाइप का इरिटेशंस नहीं होता, डायरेक्ट पीईजी आपका सेफ है। ठीक है, पीईजी फीडिंग प्रोसीजर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपके हैंड वॉश करिए, हैंड वॉश करने के बाद आप लोग चेक रेजिडुअल वॉल्यूम चेक कीजिए, आप लोग गिव ल्यूकॉम फीड स्लोली, यानी कि जो भी आप लोग खाना, जो भी आप लोग लिक्विड न्यूट्रिशंस आप लोग पेशेंट को देना चाहते हो, बहुत ही स्लोली उस ट्यूब में एंटर कीजिए और उसके बाद फ्लश कीजिए। फ्लश किस चीज़ से करना है? वाटर से फ्लश करना है, ताकि आपकी ट्यूब ब्लॉक ना हो और किसी दूसरी टाइप का इन्फेक्शन उस ट्यूब के अंदर ना हो सके। इसके बाद आप लोगों को पेशेंट को कितना 30 मिनट खाना खाने के बाद क्या करना है, कीप पेशेंट अपराइट, यानी कि ऊपर की तरफ 30 मिनट तक आप लोगों को फीडिंग करानी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नर्सिंग केयर ऑफ पीईजी ट्यूब की। नर्सिंग केयर यानी कि जब भी पेशेंट पीईजी फीडिंग कराए तो उस टाइम पे जितने भी नर्सिंग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे रजिस्टर्ड नर्स है जो पेशेंट की केयर करती है, तो उन लोगों को क्या ध्यान रखना है, डेली उस साइट को क्लीन करना है जहाँ पे फीडिंग करा रहे हो, उस एरिया को क्लीन करना है जहाँ पे ट्यूब फिक्स की गई हो। आप लोगों को डेली रेडनेस को चेक करना है कि जहाँ पे ट्यूब लगाई है, जहाँ पे सर्जरी की है, वो एरिया अच्छी तरीके से मतलब कि कोई रेडनेस तो नहीं है, किसी प्रकार की स्वेलिंग तो नहीं है, किसी दूसरी कंडीशन वहाँ पे हमें शो नहीं हो रही, पेशेंट पूरी तरीके से ठीक है, किसी भी टाइप की इरिटेशंस वहाँ पे नहीं हो रही है। रोटेट ट्यूब, प्रिवेंट इन्फेक्शन और रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटटेक, ये सारी चीज़ें को आप लोगों को देखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी पीईजी फीडिंग करा रहा है और जो भी पीईजी फीडिंग प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, फिर आता है कॉम्प्लिकेशन, यानी कि जटिलता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब भी आप लोग पीईजी
फीडिंग कराते हो, इस ट्यूब को फिक्स करते हो, उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, साइट इन्फेक्शन, लीकेज और ट्यूब डिसलॉन्गमेंट और एस्पायरेशन, यानी कि खाना कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहा, खाना कहीं पे इधर उधर तो नहीं पहुंच रहा, ये सारी चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक और प्रोसीजर आता है जिसका नाम है कोलेस्टोमी। ये कोलेस्टोमी उन पेशेंट को किया जाता है जिन पेशेंट का यानी कि बहुत सारी कंडीशन होती है, अलग अलग पेशेंट जो मल त्याग करने में असक्षम है, मल त्याग नहीं कर पा रहे किसी कारण से, या तो सर्जरी हुई हो या कोई दूसरी प्रॉब्लम हुई हो, दूसरा इन्फेक्शन हुआ हो, जो कि नेचुरल मल त्याग नहीं कर सकते। उस टाइम पे एक ऐसा पैचेस लगाया जाता है हमारे कोलन के थ्रू अलग अलग जगह पर, जहां पे इन पैचेस में मल को त्यागा जाता है। यानी कि अलग अलग पॉइंट पर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट फूड होता है, वहाँ पे पैचेस को लगा दिया जाता है कोलन, यानी कि वहाँ पे छोटा सा एक सर्जिकल ओपनिंग करते हैं और वहाँ पे पैचेस को जोड़ दिया जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को निकाल लिया जाता है हमारा इंटेस्टाइन से डायरेक्ट पैचेस में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? गुड। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, ये अलग अलग कॉलन हमारी साइट है। यानी कि ट्रांसवर्स हमारी ये वाली जो मिडिल में लार्ज इंटेस्टाइन के मिडिल में होता है। असेंडिंग यानी कि जहाँ पे हमारा अपेंडिक्स होता है उस कॉलन को कहते हैं। सिग्मोइड यानी कि जो हमारा यहाँ पे नियर बाय एनल, और फिर हमारा डिसेंडिंग कॉलोनी बोलते हैं जो कि हमारा यहाँ पे थोड़ा सा अप टू सिग्मोइड के पोजीशन पर। ये अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारे मल त्याग के लिए पैचेस लगाए जाते हैं। मैंने पिक्चर में दिखाया किस तरीके से यहाँ पे पैचेस लगाए गए हैं। सर्जिकल एक ओपनिंग कॉलन है। ठीक है, चलिए कोलेस्टोमी बैग चेंजिंग प्रोसीजर कैसे होते हैं? सबसे सिंपली यहाँ पे हैंड वॉश करके अपना ओल्ड बैग को रिमूव किया जाता है। अगर आपका जो मल है, आपका जो जितना भी वेस्ट फूड है वो निकल जाता है, बैग भर जाता है, उस टाइम पे आपका वेस्ट निकल जाता है। फिर उसको अच्छी तरीके से उस एरिया को साफ किया जाता है गर्म पानी से। फिर आपके ड्राई स्किन यानी कि जहाँ पे आप लोग साफ करोगे उसको अच्छी तरीके से ड्राई करना है। ड्राई इसलिए करना है ताकि किसी भी मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन ना बढ़ सके। फिर आपको अप्लाई स्किन बैरियर, फिक्स न्यू बैग और डिस्पोज वेस्ट सेफली। जितना भी आपका वेस्ट बैग था, जितना भी वेस्ट फूड आपके बैग के अंदर निकला है, वेस्ट निकला है, वो आपको क्या कर देना है? डिस्पोज कर देना है, हटा देना है। ये सिंपली एक प्रोसीजर था जो कि आप लोगों को फॉलो करना है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया। तो स्टोमा असेसमेंट यानी कि किस तरीके से आप लोगों को असेसमेंट करना है। पिंक रेड कलर नॉर्मल है, मॉइस्चर नॉर्मल है और नो ब्लीडिंग, कोई भी प्रकार का खून नहीं आ रहा तो वो नॉर्मल है। एब नॉर्मल क्या है? अगर वहाँ पे ब्लैक, ड्राई और कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रहा है तो ये एबनॉर्मल है, डॉक्टर को सूचित करने के बताना है। ठीक है, सूचित करना है या उनको बता देना है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल मेंटली सपोर्ट दे, स्किन प्रोटेक्शन वहाँ पे यूज़ करे, आपका ऑर्डर कंट्रोल करना है, किस तरीके से वहाँ पे अगर स्मेल वगैरह हो रही है तो उसको किस तरीके से साफ सुथरा रखे, अच्छी तरीके से रखे, किसी टाइप की गंदगी या किसी टाइप की स्मेल वहाँ पे ना हो। तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे ध्यान देना है, पेशेंट के एजुकेशन पे आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती है। स्किन एक्सोरिएशंस, प्रोब्लेम्स, रिएक्टिव्स और ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस में महसूस होगी। स्किन एक्सकोरिएशन का मतलब होता है जब आपकी त्वचा होती है वो पूरी गीली हो जाती है, और गीली होना एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर होने की वजह से इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा होता है। प्रोलैप्स का मतलब होता है आंत बाहर आ जाना, जो भी सर्जरी ओपनिंग हुई है अलग अलग पॉइंट पे तो वो आंत बाहर ना आ जाए, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। रिट्रैक्शंस का मतलब होता है स्ट्रोमा अंदर चले जाना, जो भी आप लोगों ने पाउच लगाया वो अंदर ना चला जाए, पेट के अंदर ना चला जाए, इंटेस्टाइन के अंदर ना चला जाए। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है अवरोध, कोई किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, अवरोध ना हो, रुकावट ना हो, इजीली तरीके से आप लोगों का वेस्ट बाहर आए, इजी तरीके से आपका जो पैचेस या बैग है वो इजी तरीके से वहाँ पे स्टेबलाइज रहे। ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो तीनों चीज़ यानी कि एनजी ट्यूब हो गया जो कि आपके नोज के थ्रू जाता है, टेम्परेरी टाइम के लिए लगाया जाता है, लिक्विड इसके अंदर फीड किया जाता है, कोई भी हार्ड यहाँ पे सेमी सॉलिड या सॉलिड नहीं दिया जाता फूड, यहाँ पे सिंपली लिक्विड फूड या लिक्विड फीडिंग की जाती है। उसके बाद हम लोगों ने पीईसी के बारे में जाना जो कि आपके एब्डोमेन यानी कि आपके एब्डोमेन में लगाया जाता है, आपके स्टोमक में लगाया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जाता है, इसमें भी लिक्विड फीडिंग कराई जाती है। इसके बाद हम लोगों ने कोलेस्टोमी के बारे में जाना, यानी कि ये एब्डोमेन यानी कि आपके इंटेस्टाइन में लगाया जाता है। इंटेस्टाइन में लगाने के लिए
आप लोगों को लगाया जाता है। ये परमानेंट और टेम्परेरी भी होता है और ये आपके स्टूल रिमूवल के लिए लगाया जाता है। स्टूल रिमूवल यानी कि आपके फूड वेस्ट, आपके बॉडी वेस्ट को निकालने के लिए यहाँ पे आपका कोलोस्टोमी किया जाता है। ठीक है, आई होप सो आज का लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जाना और नई नई चीज़ आज आप लोगों को जानने को मिली और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय और बहुत ही अच्छा लगा होगा। किसी का कोई डाउट, कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपका जवाब जरूर दे सकूं। मिलता हूं एक और प्यार से लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की ह्यूमन एनाटॉमी इसी चैनल पर डेली आप लोगों को क्लासेस मिलती रहेगी। चलिए मिलता हूँ एक और प्यार सी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।